हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉम्स। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। तो प्रीवियस सेशन अगर आप लोगों को थोड़े बहुत भी याद हो, आपने चीज़ों को रिवाइज किया हो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। आपकी 12th की जो NCERT है, जिसमें बेसिकली हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या काफ़ी हद तक बात कर चुके हैं, राइट? इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है भाई। तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 था। इससे पहले हम चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड देन उसके बाद वन पार्टी डोमिनेंस की बात हम कर चुके थे, जिसमें हमने आपके फर्स्ट 2-3 इलेक्शंस को डिस्कस किया था एंड कांग्रेस के डोमिनेंस को डिस्कस किया था। क्या रीजंस थे जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो डोमिनेंट थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखिए हमने डिस्कस किया कि चैलेंजेस देख लिए, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, लीडर्स ने डिसाइड कर लिया कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको टारगेट करना है, बट कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए देखिए डिसाइड किया गया क्या भाई, सारी चीज़ें कैसे होंगी? प्लानिंग के साथ होंगी। सो फुल प्रूफ प्लानिंग जो है वो चाहिए थी। तो मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको दिया था गोवा वाली ट्रिप का, ठीक है ना भाई? तो प्लानिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत पड़ी। और प्लानिंग कमीशन क्यों इस्टेब्लिश की गई थी? ताकि 5 ईयर प्लान्स जो हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाए। तो प्रीवियस क्लास में मैंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो उसको क्या किया था बच्चों? उसको डिस्कस किया था। दोनों प्लान्स को हम डिस्कस कर चुके थे। एंड थोड़ा भी याद होगा आपको, नहीं है तो मैं याद करवा देती हूँ कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर पे फोकस रखा गया था, ठीक है भाई। और सेकंड 5 ईयर प्लान में बोला गया था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जो शिफ्ट हुआ था वो हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ हो गया था, राइट? तो वहीं से आज आगे बढ़ते हैं और आज इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? कंक्लूड कर देंगे, ठीक है? आज इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं? फिनिश करते हैं। सो दिस इज पार्ट 4, राइट? सो देखिए इंडिया का मैप है, बार बार आपको इंडिया का मैप दिखाती रहती हूँ, इसीलिए कि नॉर्थ से साउथ एंड वेस्ट से ईस्ट, ठीक है? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जैसे भी याद करना है आपको, स्टेट्स विद कैपिटल्स आप याद कर लीजिए। स्पेशली फोकस रखिए कहाँ पे? जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना बच्चों, यहाँ से यस यहाँ से काफ़ी सारे मैपिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, ठीक है? तो आज के सेशन में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं केरला मॉडल के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये सारे जो टॉपिक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पोटेंशियल टॉपिक्स हैं। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो CUET में, ठीक है भाई? चलिए सो बात करते हैं किसकी? सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करूंगी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान बोला कि भाई एग्रीकल्चर पे फोकस करो, ठीक है भाई, कर लिया। सेकंड 5 ईयर प्लान बोला कि इंडस्ट्री पे फोकस करो। तो दोनों के सपोर्टर्स ने अपने अपने कंटेंशंस दिए कि भाई क्यों हमको क्यों हमको एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, क्यों हमको इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है, राइट? तो भाई ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब एक ग्रुप कह लो, एक तबका जो है वो इस तरीके का भी था जिनको ये लगता था कि भाई कौन से सेक्टर के पास ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ज़्यादा होनी चाहिए है? क्या प्राइवेट सेक्टर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या पब्लिक सेक्टर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम अपने आसपास भी देखते हैं तो ज़्यादातर स्कीम्स जो डाउन ट्रॉडन स्ट्रैटा है सोसाइटी का, उसके लिए कौन फॉर्मुलेट करता है? भाई गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है, राइट? तो सारी की सारी स्कीम्स वगैरह कौन करती है? गवर्नमेंट। तो पब्लिक का मतलब इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अल्टीमेटली किसके लिए काम कर रही है? पब्लिक के लिए तो काम कर रही है। डेमोक्रेसी है भाई, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर रहे हैं ताकि वो हमारे लिए काम करें, क्लियर? एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का पूरा जो फोकस होता है वो किस पे होता है? प्रॉफिट पे होता है, प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है? तो वो जो सोशल नीड्स होती हैं ना उनको वो उतना फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई डिसाइड तो यही किया गया कि देखो बैलेंस होना चाहिए है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मैंने आपको बताया था, लेकिन बैलेंस जो है वो बढ़िया तरीके से होना चाहिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, ठीक है भाई? इतना क्लियर? चलिए नाउ बात करेंगे किसकी? हम केरला मॉडल की बात करेंगे। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में से ये हमको समझ में आ गया क्या कि फोकस जो है वो पब्लिक सेक्टर पर रखा गया, गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। सबका यही मानना था कि गवर्नमेंट जो है वो बढ़िया तरीके से काम करेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केरला मॉडल। अब ये क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। केरला मॉडल जो है बेसिकली देखो केरला और उससे रिलेटेड मॉडल है। तो केरला तो सबको पता है, स्टेट,
ठीक है। कैपिटल फटाफट से दिमाग लगाओ अपना और बताओ मुझे कैपिटल क्या है, मतलब मुझे एज एन अपनी कॉपी में लिख लेना। तो ये जो मॉडल है ये उस मॉडल को नाम दिया गया था जो कि क्या, जो केरला ने फॉलो किया था फॉर प्लानिंग, फॉर डेवलपमेंट, ठीक है भाई। सो पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो कि स्टेट ऑफ केरला ने फॉलो किया था। तो क्यों भाई इसी को क्यों हम पढ़ रहे हैं मैम, व्हाई नॉट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्या है भाई, स्टेट ऑफ केरला ने जो मॉडल आपका फॉलो किया था दैट वाज सुपर सक्सेसफुल, ठीक है ना। काफी सारे चेंजेस आए थे उसके बाद, तो इसीलिए इस मॉडल को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है भाई। सो देयर हैज बीन अ फोकस इन दिस मॉडल ऑन, दिस इज इंपॉर्टेंट कि केरला ने ऐसी प्लानिंग में ऐसा क्या किया कि इसको फॉलो किया गया। तो यहाँ पे फोकस था किस चीज पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लैंड रिफॉर्म पे, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे और पॉवर्टी एलिविएशन पे। तो देखो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि केरला ने किन किन चीज़ों पे फोकस किया, एजुकेशन और हेल्थ और आपका लैंड रिफॉर्म और इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन और पॉवर्टी एलिविएशन, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, आपका एजुकेशन और हेल्थ, ये सबसे ज़्यादा क्या रहे, इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। और इसी के आप देखोगे इसी के इफेक्ट्स जो है वो काफ़ी लॉन्ग रन में भी केरला में देखने को मिलेंगे। आज भी अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो केरला में है, ठीक है। और हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें सो ड्यूरिंग कोविड, है ना, कोविड के टाइम पे भी केरला ने जो है वो क्या किया भाई, बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी स्टेट्स, ठीक है। सो ये आपका क्या भाई, हम केरला मॉडल डिस्कस कर रहे थे नाउ। सो अब इन्होंने काम कैसे किया, ये सिर्फ क्या प्लान कर लिया तो ये चीज़ सुपर सक्सेसफुल हो गई क्या, नहीं भाई। सो डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम, इनकी पर कैपिटा इनकम कम थी, कमाई जो है वो कम हो रही थी, लोगों की इनकम कम थी, इंडस्ट्रीज भी वहाँ पे कैसी थी, बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी केरला ने क्या किया, it achieved nearly total literacy, long life expectancy, low infant and female mortality, low birth rate and high access to medical care। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत बड़े बड़े टर्म्स है ना, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहे हैं। सो डोंट वरी, आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी मैं डिस्कस करूंगी। इनकी जनरली डेफिनेशंस जो हैं वो पेपर में पूछ ली जाती हैं, ठीक है भाई। सो टोटल लिटरेसी मतलब देखो साक्षरता, लिटरेसी की डेफिनेशन याद है कि नहीं याद है, मैंने आपको बताया था कि एज पर 2011 सेंसस कैसे डिफाइन किया जाता है एक लिटरेट इंसान को, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो अपना और बताओ मुझे, ठीक है भाई। एंड इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा केरला के लोगों की, बर्थ रेट को वहाँ पे कंट्रोल किया गया और आपका फीमेल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी कम हो गए बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है भाई। अब देखिए स्टेट ने और क्या काम किया कि भाई लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए, कि देखो अब जिनके लिए आप काम कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, राइट। अब जब तक उनसे पूछोगे ही नहीं कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो केरला ने ये इनिशिएटिव लिया क्या, कि लोगों को भी हमें क्या करना है, प्लानिंग प्रोसेस में क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, ठीक है भाई। सो लोगों को इन्वॉल्व किया गया पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि आप आओ और जो भी आपके सजेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, वो उनको डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। जो भी उनमें से बेस्ट चीज़ होगी उसको पिक करेंगे, डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको इंक्लूड करेगी और फॉलो करेगी, राइट, ठीक है भाई ना। सो इसको क्या बोलते हैं, जैसे सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, देन आपका स्टेट गवर्नमेंट एंड देन आपका लोकल गवर्नमेंट। सो दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑपोजिट टू सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है केंद्रीयकरण। इसका मतलब क्या, कि सारी पावर किसी एक के हाथ में होती है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे पावर को क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, ठीक है। सो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच, उसमें क्या होता है, आपका जो डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है ना, वो अलग अलग देखो एजेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कुछ और है, ठीक है। अब वो जो कीवर्ड्स मैंने बताया आपको उनको फटाफट से देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका मतलब क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिंपल सी बात है, सो दिस टर्म रेफर्स टू द नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, हम कितना जी सकते हैं, मैक्सिमम हमारी लाइफ कितनी हो सकती है, ये हमारे बर्थ के टाइम डिसाइड किया जाता है। सो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज समवॉट अराउंड 69.7 ईयर्स और ऑन एन एवरेज 70 ईयर्स तो जी रहे हैं भाई हम, अगर हम हेल्दी रहे तो, ठीक है भाई।
सो ये आपकी क्या हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना, ये पेपर में आपसे पता है कैसे पूछे जाएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3-4 डेफिनेशंस आपको दे दी जाएंगे, यू हैव टू पिक द राइट वन। तो आपको क्या, आपको क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए है कि हाँ भाई ये क्या है, ठीक है ना। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। क्लियर। नाउ अब एक मैंने आपको बताया था क्या, IMR, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में आपका IMR भी बोला जाता है। सो इन IMR स्टैंड्स फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट यू नो, छोटू बेबी है ना, ठीक है भाई। मोर्टेलिटी रेट, ठीक, डेथ रेट जो होती है, राइट। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी इज द डेथ ऑफ एन इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी बिफोर हिज और हर फर्स्ट बर्थडे। मतलब ऐसे सारे बच्चे जो कि लाइव बर्थ, मतलब जब पैदा हुए थे देवर लाइव, लेकिन अपना फर्स्ट बर्थडे कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है, उसको IMR में काउंट किया जाता है। तो ये काउंटिंग कैसे निकाली जाती है। सो द IMR, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ। मतलब 1000 जीवित बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उन पे, उन 1000 में से कितने जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं, राइट, कितनों की डेथ हो रही है। सो दैट इज योर IMR। क्लियर इतना, ये याद रखना। पता है क्या एग्जाम में मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर कहाँ पे गड़बड़ करेगा, वो यहाँ पे 1000 की जगह आपको लिख देगा 100, या यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लाख, ठीक। सो नंबर्स के साथ छेड़छाड़ थोड़ी की जाएगी भाई, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए है। और ये लाइव बर्थ जो है ये याद रखना। पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि दिमाग जो पढ़ना चाह रहा होता है, जो देखना चाह रहा होता है, हम वही देखते हैं, वही परसीव करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल मतलब ऑप्शन भी मार्क करते टाइम ना, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि हम गलत ऑप्शन पिक कर लेते हैं। इतने स्मूथली हम पढ़ देते हैं ना, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, ठीक है। चलिए भाई, अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, ठीक है। तो मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यू टू प्रेगनेंसी और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिगार्डलेस ऑफ द साइट और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब सिंपल सी बात यहाँ पे क्या, कि वो महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी की वजह से या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की, टर्मिनेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको क्या बोला जाता है, MMR। यहाँ पे 1 लाख लाइव बर्थ, उसके बाद कितनी महिलाओं की डेथ हो रही है, तो वो आपका क्या होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा। तो बच्चों ये IMR और MMR दोनों जो है वो काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, अब बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने केरला मॉडल डिस्कस किया, हमने प्लानिंग डिस्कस की थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है भाई। अब मेजर आउटकम्स क्या आए प्लानिंग के, जो इतने एफर्ट्स किए गवर्नमेंट ने, प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया और बाकी सारी चीज़ें की। सो पहले देखो, हमेशा अगर 2 न्यूज़ अगर हमारे पास होती है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम सोचते हैं ना सबसे पहले पॉजिटिव सुन ली जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव आउटकम्स, ठीक है भाई। तो क्या पॉजिटिव आउटकम्स आए आपके प्लानिंग के, कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत बढ़िया बेस जो है वो तैयार हो गया, बहुत सॉलिड फाउंडेशन जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए है। क्यों भाई, ताकि फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। घर जब बनता है, नींव जब भरी जाती है, तो उसको बहुत बहुत बढ़िया तरीके से काम करवाया जाता है, सो दैट उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए वो कैसा रहे, वो स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, आपका बहुत बढ़िया फाउंडेशन हो गई, किसके लिए, आपके इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है भाई। कैसे हुई, क्योंकि बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, ठीक है भाई, और बड़े बड़े स्टील प्रोजेक्ट्स, पावर रिलेटेड प्रोजेक्ट, पावर जनरेशन वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए गए, रिफाइनरीज बनाई गई, डिफेंस प्रोडक्शन, और आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सबको क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया, ठीक है भाई। इनको इम्प्रूव करने की पूरी प्रॉपर प्लानिंग की गई। उसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई। लैंड रिफॉर्म्स मतलब वो जो जमींदारी सिस्टम आप अपने हिस्ट्री सेशंस में पढ़ते हैं, है ना, कि जमींदार का बेटा जमींदार बनेगा, दैट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल पढ़ा होगा आप लोगों ने, इजारेदारी सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम्स, इस तरह की हर चीज़ को क्या किया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। और जितना भी जो एग्रीकल्चर लैंड था उसका कंसोलिडेशन किया गया था, कि छोटू छोटू नहीं भाई, बड़ा बड़ा लैंड बनाओ, बढ़िया तरीके से क्या करो, खेती बाड़ी करो, ठीक है। एंड सीलिंग ऑन लैंड, कैपिंग कर दी गई थी, एक लिमिट से ज़्यादा लैंड जो है वो किसी के पास नहीं जाएगा,
ताकि क्या, जो टेनेंट्स, जो जिनके खुद के पास ज़मीन नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं, वो किराए पे दूसरे की ज़मीन पे खेती वगैरह करते हैं, उनके जो आपके राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड आपके क्या थे, सारे के सारे रिफॉर्म्स थे। अब नेगेटिव क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई, क्या चीज़ हमने मिस कर दी, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, मैंने जो प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर की वो डिस्कस की थी, क्या कि हमारा जो एग्रीकल्चर है आज भी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन किस पे, रेनफॉल पे, ठीक है ना। तो फूड शॉर्टेज हुई भाई, ठीक है, और फेमाइंस आई, माल न्यूट्रिशन, जब खाने को नहीं मिला, अच्छा खाने पीने को नहीं मिला, तो माल नरिश्ड हो गए बच्चे, है ना, बच्चे एज इन पॉपुलेशन हमारी, प्रॉपर जितनी डाइट है, जितना न्यूट्रिशन चाहिए है बॉडी को, अगर उतना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, माल नरिश्ड हो जाएगी पॉपुलेशन, ठीक है ना। सो लैंड ओनर्स जो थे भाई, आज भी आप देखो गांव में जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है वो बहुत पावरफुल होता है, ऑटोमेटिकली लोग उससे डरते हैं कि भाई उनके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली कि जो लैंड ओनर्स थे ना, उनके पास क्या हो गई, काफ़ी पॉलिटिकल पावर आ गई भाई, पंचायत के इलेक्शन लड़ लिए उनने, नहीं, ठीक है। एंड पॉवर्टी, जो कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों चीज़ों को टारगेट किया गया था, गवर्नमेंट ने टारगेट किया था इन दोनों को कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट उसके बावजूद भी द पॉवर्टी इट डिड नॉट डिक्लाइन। क्लियर इतना? तो ये आपके क्या रहे, नेगेटिव आउटकम्स थे। इसके बाद भी गिव अप तो खैर करना ही नहीं होता है कभी भी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके बाद क्या हुआ भाई, गवर्नमेंट ने फोकस किया किस चीज़ पे, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदी में इसको बोला जाता है हरित क्रांति, ठीक है। तो ग्रीन इज रिलेटेड टू क्या, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो किस तरीके का रेवोल्यूशन आया इसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो क्या है, ए टर्म यूज्ड फॉर रैपिड इंक्रीज इन व्हीट, गेहूं एंड राइस ईल्ड। मतलब कि क्या, इस तरीके का काम किया गया कि गेहूं और चावल की पैदावार जो है वो क्या हो गई आपकी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है भाई, राइट, है ना। तो कैसे किया जाए भाई, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के केस में था या इंडिया के रेस्पेक्ट में था, नहीं, इंटरनेशनली भी देखो। तो इसको पढ़ो आप कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर रैपिड इंक्रीज इन व्हीट एंड राइस यील्ड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, brought about by improved varieties combined with the expanded use of fertilizers and other chemical input। मतलब जिन जिन कंट्रीज में भी आपका राइस का प्रोडक्शन, व्हीट का प्रोडक्शन इम्प्रूव हो रहा था, वो कैसे, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा था, बाकी केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या भाई, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली फार्मर्स की क्या हुई, इम्प्रूव हो गई, ठीक है भाई। आपके पास ज़्यादा पैदावार होगी तो आप उस सामान को बेचोगे तो पैसा आपके पास ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। सो द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, अब देखो ये पेपर के सवाल, पहली बार टर्म किसने यूज़ की, विलियम गॉड ने यूज़ की, और नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है भाई। सो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म विलियम गॉड और नॉर्मन बोरलॉग को जो इंटरनेशनली फादर ऑफ क्या बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक। देखो भाई, एक इमेज को देख के अंदाजा लग गया ना, ग्रीन मतलब क्या, प्रोडक्शन जो है वो बहुत बढ़िया हो गया ना। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो MS स्वामीनाथन जो है इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने लॉन्च किया ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है इन इंडिया। तो देखो दो क्वेश्चन बन गए, नॉर्मन बोरलॉग जब इंटरनेशनली पूछा जाएगा और नेशनली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पूछा जाएगा तो MS स्वामीनाथन। क्लियर इतना? सो इन द ईयर 1965 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ये याद रखना, 65 में लॉन्च किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। क्या किया जाएगा इसमें, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ आपका क्या जो आपके बीज वगैरह होते हैं, सीड्स जो होती हैं वो यूज़ की गई, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया, जिससे क्या हुआ, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया किसमें, प्रोडक्टिविटी में, ठीक है भाई। सो लेकिन भाई देखो कितना भी अच्छा काम कर लो, कोई ना कोई क्रिटिसाइज करता ज़रूर है। जैसे शादी में, घर में शादी अगर होती है सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है, पर फूफा जी हुए और जो जीजा जी वगैरह टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो नाराज़ हो ही जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, काफ़ी फ़ायदा हुआ, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट क्रिटिसिज्म मिला। किस किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया भाई, जो जिन लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया, जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने बोला कि सारा फायदा तो बड़े बड़े जो ऑलरेडी पैसे वाले किसान थे उनको हुआ, गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। सो रिच पीजेंट्स वर द बेनिफिशियरीज, ठीक है भाई। और
व्हीट प्रोडक्शन से पे ही ये कॉन्सेंट्रेटेड था, ठीक है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक ही फोकस था। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज़बरदस्त थी, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा जो है वो यहाँ पे काफ़ी हुआ, ठीक है। एंड इसकी वजह से रिफ्ट हो गई भाई, दरार आ गई जो गरीब किसान थे और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनके बीच में, ठीक है। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे ग्रीन रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया था। तो आपको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंटरनेशनली, नेशनली, ये आपको क्या करने बच्चों याद रखने हैं, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया ना, व्हाइट रेवोल्यूशन। सो व्हाइट इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, है ना भाई, पैसे पे पैसा बढ़ता जा रहा है, मदर डेयरी वाले बार बार क्या कर रहे हैं, मिल्क के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ। मोटिव क्या था कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको क्या करना है, बढ़ा देना है, एंड टू मेक द कंट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, जो कि इंडिया है ना, ठीक है भाई। तो ये किस चीज पे फोकस किया गया आपका, व्हाइट रेवोल्यूशन में ये जो है वो ऑब्जेक्टिव रखा गया आपका, ठीक है भाई। तो इसके लिए ना मतलब जो प्लानिंग की गई, एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट बनाया गया, उसको नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। भाई इतना प्रोडक्शन करो मिल्क का कि बाढ़ आ जाए देश में, राइट। सो ऑपरेशन फ्लड जो है ये प्रोग्राम था जिसने अल्टीमेटली व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम जो है वो ले लिया, एंड इन 1970 इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है भाई। So it created a national milk grid linking producers throughout India to consumers in over 700 towns। अब करते क्या थे, जैसे गांव में या छोटी छोटी जगहों पे जो लोग भी भैंस वगैरह रखते थे, जो भी डेयरी और इन सब में आपके इन्वॉल्व होते थे, वहाँ से पूरा मिल्क जो है वो कलेक्ट किया जाता था। एंड देन बाकी मेजर सिटीज़ जहाँ पे कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे खरीदार ज़्यादा हैं, उनसे क्या कनेक्ट किया जाता था। तो क्या डिमांड सप्लाई, समझ गए, वो जो मिसमैच था उसको बैलेंस किया गया, ठीक है भाई। और आपका इसकी वजह से जो प्राइसेस में वेरिएशन आता था ना, आज भी गांव वगैरह से घी मंगवाओ तो सस्ता मिलता है, और यहाँ पे आप देखो दिल्ली में देखो, मेट्रो सिटीज़ में देखो, टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में काफ़ी कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है। तो उस बैलेंस को, उस मिसमैच को कंट्रोल करने की क्या की गई थी, कोशिश की गई थी। और वो जो बीच के वो जो लोग होते हैं, इनको बोलते हैं मिडिल मैन, बिचौलिए, उनको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि वो पैसा खा जाते थे, ठीक है भाई। सो इससे क्या हुआ, इससे देश में मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ गया। इसीलिए इसको क्या ऑपरेशन फ्लड बोला गया। और जो भाई हमको टैग चाहिए था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री और जिसके पास सबसे ज़्यादा मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है हम बन जाएं, तो वो हम बन गए, ठीक भाई। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। ये कौन थे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे, आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं। तो इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और इनको क्या बोला जाता है, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन या फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। दोनों नाम आपको क्या करने हैं भाई, ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ देखो, अमूल जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। कहाँ से शुरुआत की थी अमूल ने, दिस इज अ होमवर्क। आप मुझे बताएंगे देश के किस स्टेट, उस स्टेट की किस सिटी से अमूल ने जो है वो स्टार्ट किया था अपना मिल्क प्रोडक्शन वगैरह, या फिर भाई जो है ना, जो पॉलिथीन हमारे पास आ जाती है, पॉली में पैक होके आ जाता है जो पैकेट, वो कहाँ से आता है। सो दिस इज योर होमवर्क, ठीक, पूछा हुआ सवाल है पेपर में ये। अब ऑपरेशन फ्लड 1970 में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। एम क्या था, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, मिडिलमैन को एलिमिनेट करना। और भाई जो लोग भी इतना मेहनत वाला काम करते हैं, आप कभी गांव वगैरह में जाओ तो जो लोग भी ये डेयरी वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, सुबह 4 बजे से उठ के काम करना शुरू करते हैं, रात तक वो लोग काम करते ही रहते हैं। तो भाई जब कोई इंसान इतना इनपुट दे रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसको क्या इनकम तो मिले, राइट। जैसे अब आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भाई 100-150 मॉक टेस्ट लगा दिए, अच्छे से सारा सिलेबस प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। और आप जो भाई होल हार्टेडली जो साल भर तैयारी करता है, वो डिजर्व भी करता है अपने पसंदीदा कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना। सो सिमिलरली यहाँ पे भी ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च करते टाइम गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव था कि भाई एश्योर किया जाए कि क्या, कि रेगुलर इनकम मिले और एम्प्लॉयमेंट मिले, किसको, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है भाई। चलिए अब ग्रीन डेवलपमेंट हो गया आपका, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद भी अब डेवलपमेंट तो देखो रुकना तो है नहीं है, जिंदगी तो जो है वो चलती जाती है, बोला जाता है ना लाइफ गोज ऑन, नहीं। सो कैसे भाई, अब यहाँ पे क्या
थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगे प्राइवेट सेक्टर पे, पब्लिक प्राइवेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पर रेस्ट्रिक्शंस लगे कि भाई प्राइवेट सेक्टर आप एक लिमिट में ही काम करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग, ठीक, लोगों के लिए उतना ज़्यादा सोच नहीं रहे थे। उसके बाद जो मेजर बैंक्स हैं हमारी कंट्री की, 14 मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलाइजेशन? राष्ट्रीयकरण। इसका मतलब क्या, मेजर जो उसमें शेयर जो है वो गवर्नमेंट का हो गया था, गवर्नमेंट की होल्डिंग हो गई थी। तो आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले प्राइवेट थी, बाद में वो क्या हो गई, गवर्नमेंट ओन्ड हो गई, ठीक है। वो किसके अंडर आ गई, गवर्नमेंट के अंडर आ गई। ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG, है ना, रिफॉर्म्स। और उसके बाद काफ़ी सारे प्रो पुअर प्रोग्राम्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमेशा से सोशलिस्ट अप्रोच रखी थी, समाज है ना, समाजवादी, थोड़ा सा समाज के लिए ज़्यादा सोचना। तो आप देखोगे कितनी सारी स्कीम्स, मनरेगा है और आपकी दिस अन्नपूर्णा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, काफ़ी सारी स्कीम्स जो कि जिसमें मेजर बेनिफिशियरीज कौन हो, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग। ऐसा क्यों? टू एलिमिनेट पॉवर्टी। आज तक गवर्नमेंट्स का क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है, राइट। सोशलिस्ट पैटर्न पे ही स्ट्रेस दिया, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, लिटरेसी इतनी ज़्यादा है, सो पब्लिक एज इन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ देयर पीपल। और इसके बाद 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसमें आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स जो हैं वो किए गए थे। सो ये आपका किसका, इकोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है भाई। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्या, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। 4 सेशंस में हमने इस टॉपिक को क्या किया, आपका कंक्लूड कर दिया। कीवर्ड्स को आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इस चैप्टर में अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ, सो ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अपनी CBT की प्रिपरेशन करो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, साथ के साथ चीज़ों को रिवाइज करते जाओ, और एक भी लेक्चर को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।